अमेरिका में 11 जुलाई से 21st सेंचुरी रोड टू हाउसिंग एक्ट नाम का एक कानून लागू हो चुका है। इस कानून का उद्देश्य मकानों को अधिक अफोर्डेबल यानी कि सस्ता बनाना है। वैसे तो ट्रंप ने इस बिल पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था, लेकिन फिर भी नियमों के अनुसार इस कानून का अमल शुरू हो चुका है। लेकिन इससे हाउसिंग मार्केट पर क्या असर होगा और मकान कितने सस्ते होंगे, इस बारे में एक्सपर्ट्स अलग अलग राय दे रहे हैं। अमेरिका में 2008 में मंदी आई, तब से ही नए मकानों का बनना कम हो जाने से प्रॉपर्टी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। उसमें भी कोविड के दौरान ब्याज के दरों में ऐतिहासिक गिरावट होने से लोग मकान खरीदने के लिए पूरी तरह से टूट पड़े थे, जिसके चलते प्रॉपर्टी के दाम आसमान छूने लगे थे। वैसे तो पिछले 1.5 साल में इसमें काफ़ी करेक्शन देखने मिला है, लेकिन अभी भी मकानों की कीमत जितनी चाहिए उतनी कम नहीं हुई है और हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। ऐसे में अगर मकानों की सप्लाई बढ़ाई जा सके तो निश्चित रूप से इसे अफोर्डेबल बनाने में भी काफ़ी मदद मिल सकती है। 21st सेंचुरी रोड टू हाउसिंग एक्ट का मुख्य उद्देश्य मकानों की सप्लाई बढ़ाना है, जिसके लिए इसमें मैन्युफैक्चर्ड हाउसिंग यानी कि फैक्ट्रियों में तैयार हुए मकानों के साथ साथ ऑफिस टू अपार्टमेंट कन्वर्जन को भी प्रोत्साहन दिया गया है। इसके अलावा जो मकान काफ़ी पुराने हो चुके हैं उन्हें ग्रांट देने के साथ साथ माफ़ी योग्य लोन देने के लिए भी सरकार एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। हालांकि हाउसिंग एक्सपर्ट्स का मानना है कि मकानों की सप्लाई बढ़ाने में लोकल जॉनिंग और रेड टैप बाधा खड़ी कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट्स इस बारे में अपने तरीके से कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है और फेडरल गवर्नमेंट भी उसमें दखल नहीं दे सकती। हालांकि नए कानून में स्टेट्स और लोकल गवर्नमेंट को लैंड यूसेज के साथ साथ हाउसिंग डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने वाली जॉनिंग पॉलिसी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। 2025 में गोल्डमैन सैक्स ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें ऐसा बताया गया था कि अगर मकान बनाने के लिए लैंड यूज रेगुलाइजेशन में छूट दे दी जाए तो आने वाले 10 सालों में नए 25 लाख मकान बनाए जा सकते हैं। हालांकि इसका पूरा आधार लोकल कम्युनिटी जमीन के उपयोग से जुड़े कानूनों को कितना फ्लेक्सिबल बनाती है इस पर टिका हुआ है। इसके अलावा कई होम ओनर्स अपने मकान की वैल्यू बनाए रखने के लिए उसके आसपास अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बनाने का विरोध करते हैं। अगर ज़्यादा मकान बनेंगे तो हाउसिंग शॉर्टेज कम होगी और इससे पुराने जो मकान हैं उनकी वैल्यू घट जाएगी, जिसके कारण होम ओनर्स को नुकसान उठाना पड़ेगा और इसी के चलते वह अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का विरोध कर रहे हैं। वैसे तो नया कानून लोकल गवर्नमेंट्स को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है और फेडरल गवर्नमेंट ने स्थानीय कानूनों में हस्तक्षेप करने से दूर रहने का रुख बरकरार रखा हुआ है। यूएस हो या फिर दुनिया का कोई दूसरा देश, एक तरफ ज़रूरतमंदों के लिए मकान खरीदना मुश्किल हो रहा है तो दूसरी तरफ जिनके पास पैसे हैं वह लोग प्रॉपर्टी में बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं और इसके कारण मकानों की कीमत भी कम नहीं होती है। अमेरिका में पिछले 10 सालों में मकानों के दाम में हुई बढ़ोतरी से धनवानों के साथ साथ कंपनियों के द्वारा भी इसमें निवेश करने का प्रमाण बढ़ा है। 2008 की मंदी के बाद ब्लैकस्टोन जैसी प्राइवेट इक्विटी फर्म ने सस्ते दामों पर हजारों सिंगल फैमिली होम्स खरीदकर उन्हें रेंटल प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट कर दिया था। उसी तरह कोविड के बाद होम लोन बिल्कुल सस्ते में मिल रही थी और तब लोगों ने बड़े पैमाने पर मकान खरीदे थे, जबकि उसी दौरान सप्लाई सीमित होने की वजह से प्रॉपर्टी की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर गई थी। नए कानून में 350 से अधिक सिंगल फैमिली होम्स रखने वाले इन्वेस्टर्स पर और अधिक मकान खरीदने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन जो लोग मेगा इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं उन पर ऐसे कोई नियंत्रण नहीं लगाए गए हैं। हालांकि अभी भी मकानों में पैसा रोकने वाले स्मॉल इन्वेस्टर्स की संख्या बहुत ही बड़ी है और उनमें से ज़्यादातर 10 से कम प्रॉपर्टीज रखते हैं, जबकि लार्ज इन्वेस्टर्स को अब सिंगल फैमिली होम मार्केट में खास दिलचस्पी नहीं रही है। एक अनुमान के मुताबिक इन दिनों ब्लैकस्टोन जैसी रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स जितने मकान खरीद रहे हैं उनसे ज़्यादा बेच रहे हैं। इन सबके अलावा मकानों की सप्लाई ना बढ़ रही होने का दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण होम लोन के ऊंचे रेट्स हैं। जिन लोगों ने 2022 के समय में काफ़ी कम रेट पर मिलने वाली लोन पर मकान खरीदे हैं, वे लोग अगर प्रॉपर्टी बेच दे तो उन्हें नई प्रॉपर्टी के लिए ऊंचे रेट की लोन लेनी पड़ेगी, जिससे ये लोग अपनी करीब 4 साल पहले खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं बेच रहे हैं और इस वजह से मकानों की सप्लाई भी नहीं बढ़ रही है।
अमेरिका की सरकार अफोर्डेबल हाउसिंग को कोई आर्थिक मदद नहीं करती है और लेबर शॉर्टेज, इन्फ्लेशन और ईरान वॉर के कारण कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ जाने से मकान महंगे हो रहे हैं। 21st सेंचुरी रोड टू हाउसिंग एक्ट से मकान वास्तव में सस्ते होंगे या नहीं, और अगर होंगे तो कितने सस्ते होंगे, इस बारे में फिलहाल कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल है। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कानून को दोनों पक्षों ने समर्थन दिया था और आने वाले दिनों में इस कानून के नए वर्जन भी सामने आ सकते हैं, जिसका निश्चित रूप से कोई सकारात्मक परिणाम देखने मिलेगा, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है।